इंट्रोडक्शन। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप अपने दिमाग से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? हो सकता है आप उसे अंधविश्वासी कहें, यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग उसे पागल भी घोषित कर दें। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है। आप अपने दिमाग से किसी बीमारी का इलाज भले ही ना कर पाएं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आपके दिमाग की शक्ति के बिना कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है। बॉलीवुड में एक फिल्म काफी फेमस हुई थी जिसका नाम था लुटेरा। इस फिल्म में हीरोइन ये मान लेती है कि वो अब कभी भी अपनी बीमारी से ठीक नहीं होगी, और जब उसके घर के सामने लगे एक पेड़ पर लगा आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो उस वक्त वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देगी। डॉक्टर्स उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर डॉक्टर अंत में यही कहता है कि जब तक मरीज खुद ठीक नहीं होना चाहे तब तक उसका इलाज किसी भी दवाई से किया जाना असंभव है। हम अपने दिमाग की ताकत को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। हालांकि हमने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें पूरा कर पाना असंभव है, पर हम में से ही कुछ लोगों ने इन्हीं असंभव कामों को संभव करके दिखाया, और आज भी हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि इन लोगों को विशेष और गॉड गिफ्टेड ही बनाया गया है ताकि वो कुछ बड़ा कर सकें। हमने ये भी मान लिया कि हो सकता है उन लोगों का दिमाग हमसे कुछ अलग हो और इसलिए वो इन चीजों को कर पाए हों जिन्हें करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाए थे। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हम सबका दिमाग लगभग एक जैसा ही विकसित है। तो अगर आप किसी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति को देखते हैं जो किसी क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है, तो आपको ये नहीं मानना है कि उसका दिमाग अलग है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि उसने अपने दिमाग का आपसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आप भी चाहें तो ऐसे ही बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो आपको अपने दिमाग की शक्ति पहचानने की। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि आखिरकार दिमाग हमारे काम को किस प्रकार से प्रभावित करता है। वैसे तो दिमाग का काम सोचना और अच्छे बुरे डिसीजंस को लेना है, लेकिन ये दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है। पर क्या आप जानते हैं, दिमाग का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। दिमाग का ये हिस्सा हमारी जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा दे सकता है। यही हिस्सा हमारे सोचने के तरीके को तय करते हुए हमें सफल या नाकामयाब बनाता है। तो दिमाग के इसी गहरे राज को हम आपके सामने लेकर आए हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की विश्व प्रसिद्ध किताब यू आर द प्लेसिबो की समरी के जरिए। ये बुक समरी आपको न सिर्फ अपने दिमाग की वास्तविक ताकत को पहचानने में मदद करेगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि आप किस तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग एक तरह से हमारी किस्मत लिखता है, और अगर हम इस पर पूरा कंट्रोल रख लें तो हमारी किस्मत लिखने वाले भी हम खुद ही होंगे। तो चलिए, प्लेसिबो के बारे में आपको सारी जानकारी देने के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों की कहानी भी बताना जरूरी है जिनकी जिंदगी इस प्लेसिबो इफेक्ट ने बदल कर रख दी। अमेरिका के एक शहर में एक सैम नाम का रिटायर्ड जूते बेचने वाला व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र करीब 70 साल की होगी। उसकी जिंदगी में हेल्थ से जुड़ी कभी कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसे ये एहसास हुआ कि उसे चीजों को निगलने में काफी तकलीफ होती है। जब वो डॉक्टर के पास गया तो पता लगा कि उसके गले में कैंसर है। ये बात साल 1970 की है और उस वक्त कैंसर का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। जब सैम को ये बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गया और ये मान बैठा कि अब उसका अंत नजदीक आ चुका है और उसके पास अब इस दुनिया को देखने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। डॉक्टर ने सैम से कहा कि वो उसकी जान बचाने की एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए सैम को सर्जरी करानी पड़ेगी। पर सर्जरी के बाद सैम को एक और बुरी खबर मिली। उसे बताया गया कि उसका ये कैंसर लिवर में भी फैल चुका है। अब सैम पूरी तरह से निराश हो चुका था और उसके अंदर जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो अपनी पत्नी के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गया और एक नए डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाने लगा। ये नया डॉक्टर एक अलग किस्म का व्यक्ति था जो सैम से हमेशा मुस्कुराकर बात करता और उसे हमेशा कहता कि वो ठीक हो जाएगा। इस डॉक्टर से मिलने के बाद से सैम काफी बेहतर महसूस करने लगा था। डॉक्टर और सैम काफी करीब आ गए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की बातें किया करते। एक दिन उस डॉक्टर ने सैम से पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो सैम ने कहा कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है और इसलिए उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो कैसे भी करके उसे क्रिसमस तक जिंदा रखने की कोशिश करें। तो उस डॉक्टर ने सैम से वादा किया कि वो जरूर क्रिसमस तक उसे जिंदा रखेंगे। इस घटना के बाद सैम काफी बेहतर महसूस कर रहा था और उसकी हालत में काफी सुधार दिख रहा था। अब उसका खाना पीना भी काफी हद तक ठीक हो चुका था।
लेकिन क्रिसमस के एक हफ्ते बाद सैम की तबीयत फिर खराब हो गई। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल तक सैम काफी अच्छा खासा था, पर अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। डॉक्टर ने जब जांच की तब जांच में ऐसा कुछ भी अलग सामने नहीं आया और 24 घंटों के अंदर सारी कोशिशों के बावजूद सैम की मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो कैंसर से हजारों लोगों की मौत होती है, तो इस केस में ऐसा क्या खास है जो इसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं। दरअसल सैम की मौत के बाद जब उसके शरीर की ऑटोप्सी की गई तो उसमें पाया गया कि उसे कैंसर था ही नहीं। उसके लिवर में बस एक छोटी सी गांठ थी और ये गांठ भी इतनी खतरनाक नहीं थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए। इस घटना ने डॉक्टर को यह समझाया कि किसी मरीज का ठीक होना या ना होना दवाइयों के साथ साथ उसके विश्वास पर भी डिपेंड करता है। सैम ने यह मान लिया था कि वो केवल क्रिसमस तक ही जिंदा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो क्रिसमस तक उसे जिंदा रख लेंगे। इस वजह से उसमें एक नया विश्वास आ गया था कि क्रिसमस तक उसे जिंदा रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसका असर उसकी सेहत पर भी दिखा जब उसकी तबीयत काफी ठीक होने लगी थी। पर क्रिसमस खत्म होने के बाद सैम ने मन ही मन ये मान लिया था कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो केवल एक ऐसी बीमारी के बारे में सोचते हुए मर गया जो उसे कभी थी ही नहीं। यहीं से हम बात करना शुरू करेंगे प्लेसीबो की। चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि आखिरकार प्लेसीबो है क्या। मेडिकल की भाषा में प्लेसीबो का मतलब होता है मरीज के दिमाग में वहम पैदा करके उसे ठीक करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति खुद ही अपने आप से हार जाता है और ऐसी हालत में वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता। यही वो समय है जब प्लेसीबो अपना काम शुरू करता है। जब कोई डॉक्टर मरीज से लगातार ये कहे कि वो तो बिल्कुल ठीक है और जल्दी ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो इसका उस मरीज के दिमाग पर एक पॉजिटिव असर होता है और ये असर उसके दिमाग पर इतना गहरा पड़ता है कि वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है। इसी को हम प्लेसीबो कहते हैं। हमारा सोचने का तरीका हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और ये बात कई बार अलग अलग रिसर्च में साबित भी हो चुकी है। यहाँ तक कि हम कितने साल तक जिएंगे ये इसको भी काफी हद तक अफेक्ट करता है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। मेयो क्लिनिक में साल 2002 में एक रिसर्च पूरी की गई जो करीब 30 साल पहले शुरू की गई थी। इस रिसर्च में करीब 447 लोगों ने हिस्सा लिया और 30 सालों तक उनसे लगातार उनकी हेल्थ के बारे में पूछा गया। इस रिसर्च के अंत में वैज्ञानिकों को ये बात पता लगी कि वो लोग ज्यादा समय तक जिंदा रह रहे थे जो ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक को हम आसान भाषा में एक आशावादी आदमी कह सकते हैं। ये एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव रहने के साथ साथ हर मुश्किल से मुश्किल हालात में उम्मीद की एक किरण ढूंढ ही लेता है। इस रिसर्च में ये पाया गया कि ऑप्टिमिस्टिक लोगों के ज्यादा जीने के आसार 90% से भी अधिक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमारे शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और अगर हमारा दिमाग लगातार ये सोचता रहे कि हमारा लंबे समय तक जीना संभव नहीं, तो ऐसे में वो इस शरीर को बचाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करता है। जब भी कोई बीमारी शरीर में आती है तो दिमाग में एक बात पहले से ही सेट हो जाती है कि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं जिएगा। दिमाग के कंट्रोल करने की बात को आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च में ये पाया गया कि जितने लोगों की कीमोथेरेपी की जाती है उनमें से लगभग 30% लोग कीमोथेरेपी का सिर्फ नाम ही सुनकर उल्टी कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये वही लोग हैं जो कैंसर से अब रिकवर हो चुके हैं? भले ही कीमोथेरेपी अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके सामने अगर कोई कीमोथेरेपी की बात भी करता है तो उन्हें उल्टी होने लगती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो अगर कभी फिर से हॉस्पिटल भी जाएं तो उनका जी घबराने लगता है और उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उन पुराने अनुभवों को एकदम अच्छी तरह से याद रखता है और हमारे शरीर में केवल उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने से ही बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो देखा आपने कि दिमाग की ताकत इतनी है कि वो किसी चीज का असर तब भी दिखा सकता है जब वो चीज असल में आपके अंदर हो ही ना। प्लेसीबो को लेकर एक और रिसर्च की गई और इस बार रिसर्च पार्किंसन बीमारी के मरीजों पर की गई थी। पार्किंसन डिसीज में आपके दिमाग का एक हिस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से आप अपने हाथों और पैरों की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसलिए आपके हाथ और पैर कांपने लगते हैं। इस रिसर्च को करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन मरीजों से कहा कि उन्हें एक ऐसी नई दवा दी जा रही है जिसकी वजह से उनके शरीर का कांपना कम हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया और कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि लगभग सभी मरीज के सिम्टम्स अब कुछ न कुछ हद तक कम हुए थे। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से किसी को भी ऐसी कोई विशेष दवा नहीं दी गई थी जिसकी वजह से ऐसा हो सके।
उन्हें तो बस नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन दिया गया था ताकि उनको ऐसा वहम हो कि उन्हें एक खास दवाई दी गई है। बाद में वैज्ञानिकों ने जब इन मरीजों के दिमाग को देखा तो समझ में आया कि इन मरीजों के दिमाग में डोपामिन पहले से लगभग 2 गुना बन रहा था। ज्यादातर इतने डोपामिन को पैदा करने के लिए आपको एक दवाई का बड़ा और स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट ही था जिसकी वजह से दिमाग उस चीज को पैदा करने लगा जिसे पैदा करने के लिए एक मरीज को कई सारी दवाइयां देनी पड़ती है। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में ऐसी कई सारी रिसर्च हो चुकी है जिनमें यह पाया गया कि दिमाग उन हार्मोन्स को ज्यादा पैदा करने लग गया जिन्हें पैदा करने के लिए नॉर्मली किसी भी मरीज को कई सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं। हमें ये समझना होगा कि आज कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। जैसे कि कुछ लोगों को डायबिटीज इसलिए होता है क्योंकि उनके पैनक्रियाज ने इंसुलिन पैदा करना या तो कम कर दिया है या फिर बंद ही कर दिया है। ये समझना जरूरी है कि इंसुलिन पैदा करने का ये प्रोसेस भी दिमाग पर ही डिपेंड करता है। अगर इस दिमाग पर इंसुलिन पैदा करने का जोर डालें तो शायद प्लेसिबो इफेक्ट के चलते हमें एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी सुधार देखने को मिल जाए। पर इसके लिए पहली शर्त यह है कि उस पेशेंट का पैंक्रिया सही हालत में होना चाहिए। केवल तब ही हम दिमाग के जरिए इंसुलिन पैदा करने का असर उस पर डाल सकते हैं। प्लेसिबो का इतिहास। हमने पिछले एपिसोड में ये जाना कि किस तरह प्लेसिबो इफेक्ट की मदद से मरीजों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाया गया। हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग रिसर्च में भी प्लेसिबो का ये असर पेशेंट्स पर हुआ। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे पहली बार ये चीज लोगों के सामने आई और किसने पहली बार इस चीज को नोटिस किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सर्जन हेनरी युद्ध में घायल लोगों का इलाज करने का काम किया करते थे, पर एक बार उनके पास मॉर्फिन दवाई खत्म हो गई। मॉर्फिन वो दवा है जिसे एक मरीज को देने के बाद उसे दर्द का पता ही नहीं चलता। हेनरी को ये बात पता थी कि अगर उसने बिना मॉर्फिन दिए किसी का इलाज किया तो पेशेंट दर्द के चलते शॉक में चला जाएगा और इससे उसकी मौत भी हो सकती है। उसने नर्स को कहा कि वो पेशेंट को एक नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लगा दे और उससे कहे कि उसे मॉर्फिन दे दिया गया है। जैसे ही पेशेंट को मॉर्फिन का झूठा इंजेक्शन लगाया गया वो शांत होने लगा और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कि उसे सच में मॉर्फिन दी गई है। इसके बाद हेनरी ने उस पेशेंट का ऑपरेशन भी किया और वो ठीक भी हो गया। हालांकि उसे दर्द तो हुआ था लेकिन तब भी उस दर्द को उसने बिना ज्यादा तकलीफ के सहन कर लिया और शॉक में भी नहीं गया। हेनरी को इस बात को लेकर बहुत हैरानी हुई कि आखिरकार कैसे एक मामूली इंजेक्शन इंसान के दिमाग में इतना वहम पैदा कर सकता है कि उसे ऑपरेशन जितना भयंकर दर्द भी महसूस ना हो। इस घटना के बाद हेनरी के पास जब भी मॉर्फिन खत्म हुई उसने यही प्रोसीजर बार बार दोहराया। वो पेशेंट को एक नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन देता और उन्हें कहता कि उसे मॉर्फिन दे दिया गया है और इस तरह उसने बिना मॉर्फिन के ही कई सारी सर्जरीज कर दी। साल 1955 में हेनरी ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने ये बात की कि किस तरह हमारे थॉट और बिलीफ सिस्टम से हम फिजिकल रियलिटी को बदल सकते हैं। ये बात तो तय है कि हेनरी से पहले भी कई सारे लोगों के जीवन में इस चीज से फर्क आया होगा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जब आपके ऊपर भी प्लेसिबो इफेक्ट ने अपना असर दिखाया हो। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है। जब एक छोटे बच्चे को चोट लगती है तो पहले कुछ सेकंड तो वो चुप रहता है और जब घर वाले उसे चोट लगने पर कुछ करने लगे या उसकी चोट लगी हुई जगह पर मालिश करने लगे तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चे को ये बात पता होती है कि उसके घर वाले ऐसा उसके साथ तब करते हैं जब उसे कभी दर्द होता हो। तो अगर कभी उसके घर वाले ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर उसे दर्द हो रहा होगा, भले ही उसे दर्द ना हो रहा हो। इस तरह से वो दर्द को महसूस करके रोना शुरू कर देता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट सदियों से हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन इसके बारे में गहरी रिसर्च 20वीं सदी में आकर ही शुरू हुई और आज भी इसके ऊपर लगातार रिसर्च जारी है कि कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे शरीर पर इतना ज्यादा असर दिखा सकता है। भारत में ज्यादातर लोग साईं बाबा की कहानी जानते हैं कि कैसे वो अपने बीमार भक्तों को एक विभूति देते थे और उससे उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। उन भक्तों को साईं बाबा पर इतना विश्वास था कि वो मन ही मन इस बात को मान लेते कि इस विभूति को अपने सर पर लगाने से वो ठीक हो जाएंगे। हिंदू धर्म के अलावा क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिखेंगे जहाँ केवल विश्वास के चलते लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार होते देखे हैं। आज भी वैज्ञानिक प्लेसिबो इफेक्ट की लिमिट के बारे में सोचने में लगे हुए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस रहस्यमयी ताकत की सीमा क्या है और किस हद तक इसका असर लोगों पर पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए कैंसर के मरीज को डॉक्टर हमेशा पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं। चलिए अब हम प्लेसिबो का उल्टा यानी कि नसीबो के बारे में बात करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं
कि ये हमारे शरीर पर किस तरह का असर करता है। अलग अलग सिविलाइजेशन की पुरानी कहानियों में एक बात जो सबसे कॉमन है वो ये कि उन सब में श्राप देने की कहानियां बहुत मशहूर होती हैं। इन कहानियों में हमने कई बार ये देखा है कि किस तरह एक धार्मिक इंसान दूसरों पर नाराज होकर उन्हें श्राप देता है और जिसकी वजह से उस इंसान की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो धीरे धीरे मरने लग जाता है। इतना ही नहीं, इस बीमारी का इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाता। साल 1940 में एक फिजियोलॉजिस्ट वॉल्टर ब्रेडफोर्ड ने इन कहानियों पर काम करना शुरू किया और अपनी इस रिसर्च से उन्होंने समझा कि किस तरह हमारा शरीर और हमारे इमोशन हमें बीमार करने के साथ साथ हमें ठीक भी कर सकते हैं। वॉल्टर का मानना था कि पुरानी कहानियों में लोगों के बीमार पड़ने की वजह केवल और केवल उनके खुद के विचार थे। वो ऐसा मान चुके थे कि क्योंकि उन्हें श्राप दिया गया है तो उनके साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा ही होगा। साल 1960 में इस तरह की चीजों को नसीबो कहा गया था। नसीबो इफेक्ट प्लेसीबो इफेक्ट का ठीक उल्टा है। जहां प्लेसीबो इफेक्ट में आदमी पॉजिटिव बातें सुनकर ठीक हो जाता है, तो वहीं नसीबो इफेक्ट में एक हेल्दी आदमी भी किसी की नेगेटिव बातें सुनकर बीमार पड़ जाता है। हालांकि नसीबो इफेक्ट पर रिसर्च बहुत कम हुए हैं, क्योंकि इस रिसर्च के लिए किसी न किसी इंसान को अपनी हेल्थ को खतरे में डालना पड़ सकता है। लेकिन तब भी साल 1962 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जापान में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको एक खास पेड़ की पत्ती से एलर्जी थी। रिसर्च करने वाले लोगों ने इन बच्चों के हाथों पर उस पत्ती को रगड़ा और उन्हें बताया कि ये पत्ती उन्हें कोई नुकसान नहीं करेगी। इस रिसर्च में देखा गया कि उन 13 में से 11 बच्चों के हाथों पर किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। तो एक बार फिर से हमारे सामने सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। वैज्ञानिकों ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और एक बार और बच्चों के हाथों पर एक पत्ते को रगड़ा, लेकिन इस बार ये एक सामान्य पत्ता था और वैज्ञानिकों ने उन बच्चों से कहा कि ये एलर्जी पैदा करने वाला पत्ता है और उन्हें वहां पर हैरान कर देने वाले नतीजे मिले। वैज्ञानिकों ने देखा कि लगभग सभी बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन पाए गए, भले ही वो असल में किसी जहरीले पत्ते के कांटेक्ट में नहीं आए थे। हमारे लिए ये बात बहुत हैरान कर देने वाली है कि हमारा दिमाग इतना ताकतवर होता है, लेकिन आज हमारे पास इन चीजों को साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं, क्योंकि हम हमारी जिंदगी में भी ऐसे अनुभव कई बार करते हैं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि आखिरकार ये होता कैसे है। प्लेसीबो इफेक्ट हमारे दिमाग में ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हमें ऐसे नतीजे देखने को मिलते हैं। प्लेसीबो इफेक्ट का हमारे दिमाग पर असर। हमारे पिछले 2 एपिसोड्स में जहां हमने देखा कि प्लेसीबो इफेक्ट किन सिचुएशंस में काम करता है, तो वहीं हमने प्लेसीबो इफेक्ट का ठीक उल्टा नसीबो इफेक्ट के बारे में भी जाना। तो अब हम अपने इस सफर पर आगे बढ़ते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये चीजें हमारे दिमाग को कैसे असर करती हैं। ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये इतने ताकतवर हो जाते हैं। दरअसल हमारा दिमाग हमारे पूरे जीवन के दौरान अलग अलग एक्सपीरियंस को कलेक्ट करने के साथ ही उन्हें याद भी रख लेता है। जैसे अगर आपको कभी सरदर्द होता है और आप एस्पिरिन लेते हैं, तो अगली बार जब भी आपको सरदर्द होगा तो आपका दिमाग आपको उसी एस्पिरिन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। प्लेसीबो इफेक्ट को भी आप ऐसे ही कुछ समझ सकते हैं। इसे हम एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं और अगर हम इस प्रोसेस को बार बार करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको एस्पिरिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एस्पिरिन की जगह अगर कोई भी उसके जैसी दिखने वाली टैबलेट ले लेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका दर्द कम हो चुका है। ऐसा होने का कारण है एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीद, जो प्लेसीबो इफेक्ट का एक सबसे जरूरी पार्ट है। हम जब भी कोई चीज करते हैं तो हमें उसके एक नतीजे की उम्मीद होती है। ये बात सबको पता है कि अगर आप आग को हाथ में लेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। जब आप सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं तो आप नहाने से ठीक पहले आपके शरीर में उस ठंड को फील कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर को इसका पहले से एक्सपीरियंस है। आपके दिमाग को पता है कि इस ठंडे पानी से उसे कैसा लगने वाला है। ठीक उसी तरह जब आप एस्पिरिन लेते हैं तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि इसका असर उसे जरूर दिखेगा, यानी कि उसे ऐसी उम्मीद होती है कि ये टैबलेट उसके दर्द को कम कर देगी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आर्थराइटिस के मरीजों में भी बहुत बार देखे गए हैं। डॉक्टरों ने जब भी इन मरीजों को कोई नई दवाई दी और उनसे कहा कि ये दवा बिल्कुल अलग है और उनके दर्द में तुरंत असर दिखाने के साथ साथ उनके दर्द को कम भी करेगी, तो ऐसा पाया गया कि 90% से भी अधिक मरीजों ने ये कहा कि नई दवाई के चलते ही उनका दर्द कम हुआ है। चलिए अब हम आपको आपके दिमाग के अंदर ले चलते हैं और समझते हैं कि ये सारी चीजें आखिरकार होती कैसे हैं। शुरुआत करते हैं कंडीशनिंग से, यानी कि जब भी आपके साथ कुछ अलग होता है तो उसका सिग्नल आपके दिमाग में जाता है और आपका दिमाग उस सिग्नल का एक रिस्पॉन्स देता है। ये रिस्पॉन्स कभी आपको फायदा पहुंचाता है तो कभी नुकसान।
कौन सा रिस्पॉन्स फायदा पहुंचाएगा और कौन सा नुकसान, आपका दिमाग अपने पुराने एक्सपीरियंस से ये डिसाइड करता है। एक छोटा बच्चा जिसे ये मालूम नहीं कि आग में हाथ डालने या किसी गर्म चीज को छूने से उसे चोट लग सकती है, तो वो उसे छूने लगता है। लेकिन एक बार जब उसे चोट लग जाती है तो उसके बाद उसका दिमाग कभी भी उसको ये नहीं कहता कि वो गर्म चीज को हाथ लगाए। यानी कि हमारे दिमाग का रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड देने के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब आप किसी चीज को अपने दिमाग में मान लेते हैं तो दिमाग वैसे ही केमिकल पैदा करता है जैसा उस चीज के असल में होने पर करता। यानी कि अगर आप ये मान लें कि आपने सिरदर्द की टैबलेट खाई है तो आपका दिमाग ये मान लेगा कि आपने सच में ये टैबलेट ली है, और आपका दिमाग उन सभी केमिकल्स को पैदा करेगा जो एस्पिरिन टैबलेट लेने से होता है। हमारा ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर के द्वारा निकाले गए केमिकल्स हमारे शरीर के बीमार होने और हेल्दी होने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और इसलिए इन केमिकल का रोल बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट इन्हीं केमिकल्स पर असर डालता है। प्लेसिबो इफेक्ट का एक और हिस्सा ये होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट उतना ही ज्यादा दिखता है। मान लीजिए आपने एस्पिरिन टैबलेट के अलग अलग फायदे पढ़े हैं। आपने देखा कि एस्पिरिन कितनी देर में सिर दर्द पर असर करना शुरू कर देती है। आपको ये भी पता है कि एस्पिरिन टैबलेट का असर कितनी देर रहता है, और आपने ये भी जान लिया कि एस्पिरिन टैबलेट लगभग हर तरह के सर दर्द पर असर करती है। तो अब ये होगा कि आप अगर कोई दूसरी टैबलेट भी लेंगे जो एस्पिरिन नहीं है, तब भी आपका दिमाग इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि आपने वही टैबलेट ली है, और उसकी मैकेनिज्म भी एस्पिरिन की तरह ही हो जाएगी। अब एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि हम हर रोज 90,000 अलग अलग विचारों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि दिमाग को हर विचार का एक्सपीरियंस हो जाए और प्लेसिबो इफेक्ट हर जगह अपना असर दिखाए? तो अब आपको ये समझना होगा कि हमारे दिमाग में जो 90,000 विचार हर रोज आते हैं, उनमें से 90% हर दिन रिपीट होते हैं। जैसे हमारे सोने का तरीका, हमारे उठने का वक्त, हमारे नहाने का तरीका और हमारे खाने का तरीका, ये सब हर दिन हमारे रूटीन में होते हैं, और इससे हम हर दिन एक जैसी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर भी रिपीट होने लगता है। और ये रिपीटिंग बिहेवियर एक ही तरह का एक्सपीरियंस पैदा करता है, जिससे हमारे अंदर रोज एक ही तरह के इमोशंस पैदा होते हैं जो प्लेसिबो इफेक्ट को चलाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का हमारी बॉडी पर असर। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे प्लेसिबो इफेक्ट हमारे दिमाग के अंदर काम करता है, जिसकी वजह से हमें उसके नतीजे देखने को मिलते हैं। लेकिन किसी बदलाव के लिए केवल हमारा दिमाग में कुछ होना काफी नहीं है। दिमाग के साथ साथ आपके शरीर में भी कई सारी चीजों का बदलाव होना आवश्यक है, और तभी हमें उसके नतीजे देखने को मिलते हैं। साल 1981 में साइकोलॉजिस्ट एलन लिंगर ने एक रिसर्च करने की सोची। उस रिसर्च में उन्होंने 70 से 80 की उम्र के 8 लोगों को बोस्टन में बुलाया। उन 8 लोगों को 5 दिनों के लिए वहां रखा जाने वाला था, और उनसे ये कहा गया कि आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप फिर से जवान हो गए हैं, और अब आप अपनी आज की उम्र से कम 22 साल छोटे हैं। एक और ग्रुप जो कि उसी उम्र का था, उन्हें भी यही बात कही गई, लेकिन उन्हें ये नहीं कहा गया कि आप ये ना सोचे कि आप बूढ़े नहीं हैं। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि आप केवल अपनी जवानी के दिनों के बारे में सोचते रहिए। जब पहला ग्रुप उस जगह पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उसके आसपास की सारी चीजों को इस हिसाब से रखा गया है ताकि वो खुद को जवान महसूस कर सकें। उन्हें उस वक्त फिल्में और टीवी शो भी वही दिखाए गए जो उनके जवानी के दिनों में चलते थे। उनके आपस की बातें भी ऐसी प्रकार की ही होती थीं। इस ग्रुप के लोग देश दुनिया के बारे में वही बातें किया करते जो उनके जवानी के दिनों में घटी थीं। 5 दिनों के बाद वैज्ञानिकों ने उनके कुछ मेजरमेंट्स लिए और पाया कि पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप की तुलना में काफी इंप्रूवमेंट दिखा रहा था। इन लोगों के वजन और चलने के तरीके में काफी बदलाव आ गया था, और वो अब ज्यादा बेहतर तरीके से चल पा रहे थे। उनके घुटनों का दर्द भी काफी कम हो गया। साथ ही उनकी आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता भी बेहतर हो गई थी। इतना ही नहीं, उनकी याददाश्त भी तेज हो गई थी। और इस रिसर्च का नतीजा ये निकला कि ये लोग इन 5 दिनों में कंपैरेटिवली जवान हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये आखिर हुआ कैसे? यहाँ पर इन सभी लोगों ने अपने दिमाग को ये समझा दिया था कि वो अब जवान है, तो उनके शरीर ने भी उनके दिमाग की मदद से वैसे केमिकल पैदा करने शुरू किए जो उनके जवानी के दिनों में पैदा हुआ करते थे। आप शायद ये जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन का हमारी जवानी और बुढ़ापे से बड़ा जरूरी संबंध होता है। ये हार्मोन हमारी ग्रोथ और हमारे व्यवहार को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। समय के साथ साथ इन हार्मोन के लेवल में बदलाव आने लगता है। इसलिए जब बुढ़ापे के वक्त भी उन लोगों ने अपने आप को ये समझाया कि वो जवान है, तो उनके दिमाग ने ये मान लिया कि वो वाकई में जवान है।
और वो हार्मोन जो जवानी में पैदा होते हैं वो भी उनके अंदर अब ज्यादा पैदा होने लग गया था। लेकिन इन हार्मोन के ज्यादा पैदा होने में जिस चीज का सबसे बड़ा योगदान है वो है हमारा जीन। ये जीन ना केवल हार्मोन बल्कि हमारे शरीर में होने वाले लगभग हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इन जीन्स के बारे में हम आपको असर हमारे शरीर पर बहुत पड़ता है और हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि कैसे हमारे विचार हमारे डीएनए को भी इफेक्ट करते हैं। तो एक तरह से हम अपने शरीर के इंजीनियर खुद ही हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बाहरी एटमॉस्फेयर से जीन बदल जाते हैं। जिस तरह पहाड़ों में असर हमारे शरीर पर बहुत पड़ता है और हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि कैसे हमारे विचार हमारे डीएनए को भी इफेक्ट करते हैं। तो एक तरह से हम अपने शरीर के इंजीनियर खुद ही हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बाहरी एटमॉस्फेयर से जीन बदल जाते हैं। जिस तरह पहाड़ों में रहने वाले जानवरों के बाल लंबे होते हैं, क्या हम भी अपने जीवन को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि व्यक्ति पहाड़ों में ना रहता हो उसके भी बाल लंबे हों? यानी कि क्या ऐसा संभव है कि बगैर बाहरी सिचुएशन को बदले हम अपने जीन के अंदर बदलाव कर दें? हमारे इस एपिसोड में हम इसी बात के बारे में चर्चा करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ऐसा संभव है। अगर आपकी मेंटल प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो कि आपका दिमाग आपके अपने थॉट्स पर ज्यादा ध्यान दे बजाय बाहरी वातावरण के, तो ऐसे में आपका डीएनए और जीन भी उसी तरह से बदलने लगेंगे और उसके अंदर ऐसे बदलाव आने लगेंगे जिस तरह के थॉट्स आप अपने दिमाग में सोच रहे हो। और इस प्लेसिबो इफेक्ट के चलते आप एक नए तरह के इंसान बन जाएंगे, वो भी बिना किसी एनवायरनमेंट में बदलाव के। लेकिन इसके लिए मेंटल प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। इसमें आपको अपनी आंखें बंद करके लगातार एक काम को करते हुए ये सोचना है कि आप इस बदलाव के बाद कैसे होंगे। साथ ही साथ आप अपने उस रूप के बारे में भी सोचिए जिस तरह के आप नहीं होना चाहते हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने भविष्य के काम के बारे में भी सोचते हैं। आप ये भी सोचते हैं कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे और धीरे धीरे आप अपने अंदर बदलाव देखने लगेंगे। चलिए इस मेंटल प्रैक्टिस या रिहर्सल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। मेंटल रिहर्सल में आप एक सपना देखते हैं या अपने गोल के बारे में सोचते हैं और आप इसके बारे में तब तक सोचते रहते हैं जब तक कि ये आपसे फेमिलियर ना हो जाए। जैसे जैसे आप अपने दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग देते रहेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग भी उस सिचुएशन में रहने के लिए आपके शरीर को तैयार करता रहेगा और आपके डीएनए में भी बदलाव आने लगेंगे। आपके लगातार फ्यूचर के बारे में सोचने से आपके अंदर उस समय का इमोशन भी आ जाता है और उस इमोशन के चलते आपका रोज का लुक भी बदलने लगता है और यही जीन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अब आपका शरीर और दिमाग धीरे धीरे वैसा बनने लगता है जैसा आप उसे बनाना चाहते थे। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर को असली एक्सपीरियंस और केवल एक भ्रम के बीच में अंतर करने का तरीका नहीं पता है। अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि आपको सर्दी लग रही है तो आपका दिमाग इस बात को मान लेगा और आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा जैसे सच में आपको सर्दी लग रही हो। फ्यूचर के अपने रूप के बारे में सोचते समय आपको अपने पुराने वर्जन को धीरे धीरे भुलाना ही होगा। जब आप दिमाग को हर वक्त ये बताएंगे कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और अपने पुराने रूप को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके दिमाग के पास आपकी पुरानी बॉडी और दिमाग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचेगा। अगर आप एक बार भी ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप खुद प्लेसिबो बन चुके होंगे। मेंटल रिहर्सल की ऐसी कई सारी सक्सेसफुल कहानियां हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। ऐसी ही एक कहानी वियतनाम के एक जेल की है जहां पर एक कैदी हर रोज अपने दिमाग में गोल्फ खेलता और हर दिन ये इमेजिन करता कि वो गोल्फ के अंदर एक परफेक्ट शॉट मार रहा है। जेल से बाहर आने के बाद जब वो गोल्फ खेलता है तो अपने पहले ही शॉट में वो एक परफेक्ट शॉट लगाता है। जब उससे पूछा गया कि बिना प्रैक्टिस के उसने ये कैसे किया तो उसने कहा कि उसने प्रैक्टिस तो की थी पर केवल अपने दिमाग में। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है सोवियत ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नतान शरांस्की का। नतान को सोवियत सरकार ने अमेरिका का जासूस मानते हुए जेल में कैद कर लिया था। उनके ऊपर लगाया गया ये आरोप कभी भी साबित नहीं हो सका था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें करीब 9 सालों तक जेल में रखा गया और उसमें से करीब 400 दिनों तक उन्हें एक काल कोठरी में रखा गया जो कि बहुत ही छोटी थी और उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत कम था जिसकी वजह से अंदर काफी ठंड थी। उस दौरान नतान लगातार अपने दिमाग में खुद के साथ चेस खेला करते और खुद ही अपने ओपोनेंट का रोल निभाया करते। इस तरह से वो धीरे धीरे अपने चेस में बहुत बेहतर हो गए। बाद में जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो वो इजराइल चले गए और जब साल 1996 में वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव एक चेस कंपटीशन के लिए इजराइल आए तो नतान ने उन्हें मैच में हरा दिया था। मेंटल रिहर्सल के कई और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जिनमें से कुछ नामी एथलीट भी हैं जिनका ये कहना है कि रेस से पहले वो हमेशा अपने दिमाग में
उस रेस के बारे में सोचते और खुद को ट्रेन करते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे वो उसमें बेहतर होते जाते हैं। बास्केटबॉल चैंपियन माइकल जॉर्डन भी इस टेक्निक को फॉलो किया करते थे। वो अपने हर मैच से पहले अपनी सारी स्ट्रेटजी को अपने दिमाग में सोचा करते और कोर्ट पर भी वैसे ही खेलते थे जैसा उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था। इन सभी एग्जाम्पल से आपको मेंटल रिहर्सल के बारे में एक सबूत मिलता है कि फिजिकल प्रैक्टिस के साथ साथ मेंटल प्रैक्टिस भी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। इन सब लोगों के अंदर एक खास बात यह है कि इन सब ने अपने बाहरी एनवायरनमेंट को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया। जब ये लोग अपनी मेंटल रिहर्सल कर रहे थे तब मेंटली वो लोग एक अलग ही माहौल में मौजूद थे। नतान जब अपनी कालकोठरी में मेंटल चेस की प्रैक्टिस कर रहे थे तब वो अपने दिमाग को यही बोलते थे कि वो जेल में नहीं बल्कि अपने ओपोनेंट के सामने चेस खेल रहे हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग भी इस चीज को मानने लगा और इस तरह से उन्होंने चेस के वर्ल्ड चैंपियन को भी हरा दिया। तो इसी तरह आप भी अपने दिमाग को बिना बाहरी एनवायरनमेंट को बदले मेंटल रिहर्सल या प्रैक्टिस के जरिए इस तरह से बना सकते हैं कि आपका डीएनए भी धीरे धीरे बदलने लग जाएगा और अंत में इसका नतीजा आपके शरीर पर दिखने लगेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके विचार ही आपकी किस्मत को तय करते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन और प्लेसिबो इफेक्ट। न्यूयॉर्क सिटी में 36 साल का एक आदमी इवान सैंटियागो एक 5 स्टार होटल के आगे चुपचाप खड़ा था। उसके साथ में कई सारे मीडिया के लोग कैमरा लिए हुए खड़े थे, लेकिन सैंटियागो उनमें से एक नहीं था। उसने अपना हाथ अपने पास रखे एक बैग में डाल रखा था और उस बैग में एक पिस्टल थी। सब मीडिया वाले लोग वहां इसलिए खड़े थे क्योंकि वहां पर एक फॉरेन डिग्निटरी आने वाला था जो उस होटल से निकलकर सामने खड़ी कार में बैठकर जाने वाला था। जैसे ही वो फॉरेन डिग्निटरी होटल से बाहर निकला सब कैमरा वाले लोग उसकी फोटो निकालने लग गए, लेकिन उसी वक्त सैंटियागो ने अपने बैग से बंदूक निकालकर उस आदमी को लगातार 3 बार गोली मारी, जिससे उस आदमी की उसी वक्त मौत हो गई। तभी सैंटियागो के पास एक टॉम नाम का व्यक्ति आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि मेरे 5 तक गिनने तक तुम पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाओगे। और वो 5 तक गिनता है। ऐसा करते ही सैंटियागो ऐसे होश में आया मानो वो नींद से उठा हो। बाद में पता लगा कि सैंटियागो को हिप्नोटाइज किया गया था, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि एक आदमी को हिप्नोटाइज करके एक अनजान व्यक्ति का कत्ल करवा दिया जाए? इस पूरी घटना के दौरान वहां पर कुछ रिसर्चर्स भी मौजूद थे जिन्हें सैंटियागो एक ही दिन पहले मिला था जब उन्होंने 150 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। धीरे धीरे उनमें से लोगों को छांटना शुरू किया गया और उनमें से करीब 10% लोग ऐसे पाए गए जो हिप्नोसिस के लिए ससेप्टेबल थे। अपने ग्रुप को छोटा करने के लिए ये वैज्ञानिक इन 20 पार्टिसिपेंट्स को एक रेस्टोरेंट में लेकर गए और वहां उन्हें ये बताया गया कि इस रेस्टोरेंट की कुर्सियां बहुत ज्यादा गर्म हैं और जैसे ही वो लोग इन कुर्सियों पर बैठेंगे तो इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण वो अपने कपड़े भी उतारने लगेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उन लोगों को बाहर कर सकें जो अब तक हिप्नोटाइज होने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही वो 20 लोग कुर्सियों पर बैठे तो उनमें से 4 लोग बोलने लगे कि कुर्सी बहुत ज्यादा गर्म है और ये भी कहने लगे कि रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण वो अपनी पैंट और शर्ट उतार रहे हैं। इस टेस्ट को पास करने वाले 4 लोगों को अगले टेस्ट की ओर ले जाया गया जहां पर उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कहा गया जो कोई भी केवल दिखावे के लिए नहीं कर सकता है। इन चारों को कहा गया कि आपको बिल्कुल ठंडे पानी से भरे हुए एक बाथ टब में उतरना है। इस बाथ टब का पानी इतना ठंडा था कि वो लगभग जमने की कगार पर था। इन सभी पार्टिसिपेंट्स के हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट सब रिकॉर्ड की जा रही थी। उन चारों लोगों को ये कहा गया कि इस बाथ टब का पानी काफी सुहावना है और ये ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब बारी बारी से उन्हें बाथ टब में उतारा गया तो उनके शरीर में उन बदलावों के दिखने की उम्मीद थी जो बदलाव नॉर्मली किसी इंसान के इतने ठंडे पानी में उतरने पर दिखते हैं। इस टेस्ट को कोई भी व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पास नहीं कर सकता था और इसमें पास होने के लिए वाकई में आपको हिप्नोटाइज होना पड़ता था। 4 में से 3 पार्टिसिपेंट वाकई में बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज थे और उनमें से एक था सैंटियागो जो करीब 2 मिनट तक उस बाथ टब में रुका रहा। सैंटियागो की हार्ट रेट इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी और उसके फिजिकल टेस्ट से ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में ठंडे पानी की बजाय एक गुनगुने पानी के बाथ टब में बैठा है। सैंटियागो को वहां ये कहकर बुलाया गया था कि वहां पर एक फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहे हैं और क्योंकि उस दिन के ऑडिशन में वो पास हो गया इसलिए उसे अगले दिन फिर से आने के लिए कहा गया है। अगले दिन सैंटियागो वहां पर आया तो उसके हाथ में बंदूक देकर उसे कहा गया कि उसे उस फॉरेन डिग्निटरी को मारना है। उस वक्त सैंटियागो को हिप्नोटाइज कर दिया जा चुका था। फिर बाद में सैंटियागो को जब होश में लाया गया और उससे पूछा गया कि क्या उसे कुछ याद है कि उसने क्या किया है, तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ये कहानी आपको काफी हैरान कर देने वाली लग रही होगी, लेकिन ऐसा नामुमकिन नहीं है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस दिमाग का वो हिस्सा होता है
जिस पर हमारा सीधा सीधा कंट्रोल नहीं होता है। हम रात को सोते वक्त अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस दिमाग के काम का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन अब ऐसे कई सारे तरीके सामने आने लगे हैं जिनमें यह पाया गया है कि हमारे सबकॉन्शियस दिमाग को भी हम ट्रेन कर सकते हैं, और इसके आधार पर हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें कभी भी करने की इजाजत नहीं देता है। सैंटियागो के साथ में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर दिया गया था और उसके बाद वो किसी का खून करने जैसा काम करने के लिए भी राजी हो गया। इस हिप्नोसिस के 3 स्टेज होते हैं: एक्सेप्टेंस, बिलीफ और सरेंडर। सबसे पहले हम किसी बात को स्वीकार करते हैं, जिसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है। आपने अक्सर हिप्नोटाइज करने वाले लोगों को कुछ चीजें बताते हुए देखा होगा, जैसे कि आपको अब नींद आ रही है, आप धीरे धीरे सो रहे हैं इत्यादि। एक बार सामने वाला व्यक्ति इन चीजों को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लेता है, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज पर और ज्यादा भरोसा करने लग जाता है और अंत में वो सामने वाले व्यक्ति के आगे सरेंडर कर देता है, या यूं कहें वो उस बात को पूरी तरह से मानता है। और अब उसका दिमाग उस कंडीशन में आ चुका है कि वो उसे बताई गई हर चीज को कर देगा, वो भी बिना कुछ सोचे या समझे। ये जानना जरूरी है कि सबकॉन्शियस दिमाग की बातें आपको अक्सर याद नहीं रहती हैं। आपको समझना होगा कि सबकॉन्शियस दिमाग वो हर चीज कर सकता है जो हमारा कॉन्शियस दिमाग करता है। कॉन्शियस दिमाग की चीजें हमारे दिमाग में मेमोरी के तौर पर स्टोर हो जाती हैं, पर सबकॉन्शियस दिमाग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब नींद में कोई सपना देखते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें अपना सपना याद नहीं रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सपना देखने के दौरान हमारा सबकॉन्शियस हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है और इस वजह से हमें हमारा सपना ज्यादा याद नहीं रहता। वहीं सपने में जब हम करवट बदलते हैं तो वो भी हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि ये काम भी हमसे हमारे सबकॉन्शियस दिमाग ने करवाया है। तो कहने का अर्थ ये है कि हिप्नोसिस के अंदर भी हमारे सबकॉन्शियस दिमाग को काबू में किया जाता है और उसी के जरिए हमसे अलग अलग काम करवाए जाते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता कि वो काम हमने किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड करीब करीब हमारे दिमाग का 95% हिस्सा बनाता है, तो वहीं हमारा कॉन्शियस दिमाग केवल 5% हिस्सा बनाता है। तो ऐसे में अगर हमने अपने सबकॉन्शियस दिमाग को अपने काबू में कर लिया तो हम अपनी जिंदगी को 95% तक हमारे अपने अनुसार चला सकते हैं। और यही हमारे इस एपिसोड का सार है कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। एटीट्यूड, बिलीफ और परसेप्शन। इंडोनेशिया में जकार्ता पार्क के अंदर आपको अक्सर कुछ लोग एक करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। इसमें एक 12 साल का लड़का भी शामिल है जो कांच को खाता और उसे निगल भी लेता है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इतने सालों से ऐसा करने के बावजूद उसे कभी भी इससे जुड़ी कोई बीमारी नहीं हुई, न उसके शरीर में इसकी वजह से कोई चोट लगी। ये केवल इंडोनेशिया की ही बात नहीं है। आप पाएंगे कि कई सारे लोग किसी भगवान में भरोसा रखकर इस तरह की चीजें किया करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग इन चीजों को फेक तरीके से करते हैं। इनके ये काम डॉक्यूमेंटेड है और ये साबित किया गया है कि ये अपने काम में किसी भी तरह का ट्रिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके अंगारों पर चलने का प्रचलन है। आग पर कदम रखने से पहले ये लोग अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं और उसके बाद आग पर इस तरह चलते हैं मानो वो किसी गार्डन में टहल रहे हों। पर हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें ना तो किसी तरह की चोट आती है और ना ही उनके शरीर पर जलने से जुड़ी कोई समस्या ही पाई जाती है। तो हमारा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे? दरअसल ये भी प्लेसिबो इफेक्ट का एक भाग है। अगर हम प्लेसिबो को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसे 3 अलग अलग चीजों से समझा जा सकता है। पहला एटीट्यूड, दूसरा बिलीफ या श्रद्धा, और तीसरा हमारा नजरिया। ये लोग जो भगवान पर असीम श्रद्धा रखकर ये काम करते हैं, ये असल में खुद एक तरह के प्लेसिबो हैं और वो इस प्लेसिबो इफेक्ट की मदद से अपने शरीर को ये समझा देते हैं कि भगवान उनकी समस्या से रक्षा करेगा। जब हम बिलीफ या श्रद्धा की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिरकार हमारा बिलीफ सिस्टम काम कैसे करता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारी जिन चीजों पर श्रद्धा हो वो हमारे लिए हमेशा लॉजिक के साथ हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी विचार को ऊपर ऊपर से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम ये बात मानते हैं कि ये चीज संभव नहीं है। जैसे हम सभी लोग ये कहते हैं कि जीना और मरना भगवान के हाथ में है, लेकिन तब भी जब हमारे सामने असल में कोई बड़ी समस्या आती है तो हम भगवान के ऊपर उन चीजों को नहीं छोड़ते, बल्कि हम अपनी जान बचाने के लिए खुद प्रयास करते हैं। और अगर आपको इस बिलीफ सिस्टम को एक प्लेसिबो की तरह इस्तेमाल करना है तो आपको इन चीजों पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है और मान लीजिए डॉक्टर उसे कहता है कि उसे डायबिटीज है,
तो उसी वक्त उस आदमी के दिमाग में डायबिटीज से जुड़ी हुई चीजें आने लगती हैं। वो उस डॉक्टर को एक्सपर्ट मानते हुए ये मान लेता है कि डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरह से सच है, और वो अपनी किस्मत को भी फिर उसी आधार पर देखने लगता है। वो अपने बिलीफ सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हुए डॉक्टर की उस बात के सामने सरेंडर कर देता है, क्योंकि एक मरीज को ये बात पता होती है कि डॉक्टर उसे कभी भी झूठी बीमारी नहीं बताएगा। इस वजह से वो उस पर पूरा भरोसा करता है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वो मरीज ऊपर ऊपर से पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, क्योंकि अक्सर डॉक्टर अपने मरीज को पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसकी इस बीमारी पर इन पॉजिटिव बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। यही कारण है कि ऐसे मरीजों पर प्लेसिबो इफेक्ट काम नहीं करता है। लेकिन इंडोनेशिया में जो 12 साल का बच्चा है, उसे अपने भगवान पर इतना भरोसा है कि उसके मन के सबसे गहरे कोने में भी उसे इस बात से जुड़ा कोई शक नहीं है कि इस कांच को खाने से उसे कोई चोट लग भी सकती है, और इस वजह से वो प्लेसिबो को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। वो अपने भगवान पर वैसा ही भरोसा करता है जैसा एक पेशेंट अपने डॉक्टर पर। हमारे बिलीफ सिस्टम के बाद में नंबर आता है हमारे एटीट्यूड का। हमारा एटीट्यूड भी दरअसल हमारे बिलीफ सिस्टम से ही जुड़ा हुआ होता है। एक बार जब हमें किसी चीज पर पूरा भरोसा हो जाए तो उसके बाद हमारा एटीट्यूड भी उसी के अनुसार बदलने लगता है। जैसे भारत में जो लोग आग पर चलने का करतब दिखाते हैं, वो हर दिन आग पर कदम रखने से पहले अपने भगवान को याद करते हैं, और इस दौरान उनके मन में 1% भी संदेह नहीं होता कि वो इसे पार नहीं कर पाएंगे। उनका एटीट्यूड सालों से ही इस आग के प्रति ऐसा ही रहा है। प्लेसिबो इफेक्ट का दूसरा सबसे बड़ा पहलू यही एटीट्यूड है, जो कि अलग अलग सिचुएशंस में दिमाग के अंदर प्लेसिबो इफेक्ट को पैदा करता है। तो बिलीफ सिस्टम से शुरू होकर एटीट्यूड तक प्लेसिबो इफेक्ट के 2 हिस्से बनते हैं। तीसरा जरूरी हिस्सा जो प्लेसिबो इफेक्ट को उसका रूप देता है, वो है हमारा नजरिया। जब हमारे सामने कोई घटना घटित होती है तो हम उसे अलग नजरिए से देख सकते हैं, और हमारे नजरिए के आधार पर घटना का पूरा आधार तय करते हैं। हमारा चीजों को देखने का नजरिया ही ये तय करता है कि उस चीज के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, और ये एटीट्यूड हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाता है। इन सब की शुरुआत हमारे परसेप्शन यानी कि नजरिए से ही होती है। तो अगर आपको अपने अंदर के प्लेसिबो इफेक्ट को जगाना है तो आपको शुरुआत अपने नजरिए को बदलने से करनी होगी। ये नजरिया आपके एटीट्यूड को चेंज करेगा, और आपका एटीट्यूड धीरे धीरे आपके बिलीफ सिस्टम को बदलने लगेगा। और जब एक बार आपका बिलीफ सिस्टम बदलने लगेगा, तब आप ये देखने लगेंगे कि आप अपने आप के लिए प्लेसिबो बन चुके हैं, और हर मुश्किल समय में आप अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए काबिल बन चुके हैं। आप हर दिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, और यही हमारे प्लेसिबो बनने का उद्देश्य है। क्वांटम माइंड। रियलिटी क्या है? रियलिटी का मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम देख, महसूस और समझ सकते हैं, उनको हमने अब तक रियलिटी मान रखा है। एक एटम के अंदर क्या घटनाएं होती हैं, इसके बारे में अब तक हमें पूरी जानकारी नहीं है, और इसलिए ये हमारे रियलिटी का हिस्सा नहीं है। लेकिन रियलिटी की डेफिनेशन इससे बहुत आगे होने के साथ ही असल में हमारी सोच से भी परे है, और इसके लिए आपको क्वांटम फिजिक्स को समझना पड़ेगा। आइजैक न्यूटन की थ्योरी के आने के बाद उनके प्रिंसिपल्स ने हमारे समाज को बदल कर रख दिया था। उस वक्त तक यूनिवर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया था, पहला मैटर और दूसरा माइंड मैटर। मैटर की स्टडी का मतलब होता था मटेरियलिस्टिक दुनिया की स्टडी, और इसका जिम्मा था विज्ञान के सर पर। और वहीं दूसरी ओर दिमाग के बारे में वैज्ञानिक ज्यादा कुछ पता नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि दिमाग के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना या कुछ नियम निकालना लगभग असंभव है, और इसलिए ये जिम्मा धर्म गुरुओं ने अपने सिर पर ले लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो फिजिक्स में ग्रेविटेशन लॉज हैं, जिससे हम ब्रह्मांड की कई सारी घटनाओं को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर एक नियम के जरिए आप एक घटना की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। लेकिन दिमाग के लिए हमने अब तक ऐसा कोई फॉर्मूला या नियम नहीं बनाया है। लेकिन जब आइंस्टाइन आए तो उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी। उन्होंने बताया कि एक परमाणु के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार का नियम देना लगभग असंभव है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही समय में किसी भी जगह पर हो सकते हैं। इसलिए दिमाग और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच काफी समानता देखी गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग भी ऐसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ है, और हमारा दिमाग भी इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह इनफाइनाइट यानी कि अनंत संभावनाओं को खोज सकता है। इससे समझ में आता है कि हम अपने दिमाग को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, और हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें हमारा मनचाहा रूप दे सकते हैं। हमारी पर्सनैलिटी वैसी हो सकती है
जैसी हमें चाहिए, और ये हमारे प्लेसिबो बनने का सबसे पहला कदम है। जब आपके शरीर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी उस रियलिटी को मान लें, तब आपका दिमाग अपने आप ही आपको उस तरफ ले चलेगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा